नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूछता इंडिया देख रहे हैं आप, और मेरा पहला सवाल पूछता इंडिया में आज ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही, जब इस देश में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जब इस देश में न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है, जब इस देश में किसी भी आपत्ति पर सुनवाई की व्यवस्था है, तो फिर देश में आग लगाने का हक किसे दिया गया? हिंसा करने का अधिकार किसे मिला? भड़काने का अधिकार किसे मिला? क्यों देश में वक्फ कानून के नाम पर आगजनी और हिंसा हुई? वक्फ कानून के नाम पर क्यों हिंसा की वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को सुना गया। कोई भी आपत्ति किसी कानून को लेकर भी जब सुप्रीम कोर्ट तक यहां जाने की आजादी इस देश में है, तो फिर कानून हाथ में लेने की छूट किसे और क्यों दी जा रही है? और जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जो लोग हिंसा कह रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर आगे भी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अंतरिम राहत की आदेश जारी करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र की ओर से आपत्ति जाहिर की गई और कहा गया कि कोई आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि नया कानून अधिकारों का हनन करता है। 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। यह यूजर का अधिकार है कि वो संपत्ति को रजिस्टर कराए या नहीं कराए। अगर वक्फ की संपत्ति 300 साल पुरानी है तो उसके कागजात कहां से आएंगे? 300 साल पुराने कागजात कैसे दिखाए जा सकते हैं? बिना डीड के वक्फ करने पर रोक क्यों है? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बिल पास करने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 38 बैठकें हुई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई शहरों का दौरा किया। वक्फ इस्लामिक कानून की तरह काम करता है। अब देखना ये होगा कि कल इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी करता है या नहीं। आइए आपको सुनाते हैं आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा है। अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा
जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। तो कोर्ट की सुनवाई जारी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी। तो सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फिर क्यों सड़क पर लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम आपत्तियों को एड्रेस किया। जो भी दलील दी गई, कपिल सिब्बल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से, चाहे वो याचिकाएं डली हैं उनकी तरफ से, जो भी दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सवाल पूछा है, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, गैर मुसलमानों वाले मुद्दे पर और पुरानी संपत्तियों के डीड को लेकर केस कैसे साबित होंगे। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका टल गई थी, तो देश को क्यों चलाया गया? क्या शक्ति प्रदर्शन चल रहा था? ताकत दिखाने की कोशिश हो रही थी? वक्फ कानून की आड़ में हिंसा कौन भड़का रहा है? सवाल इस बात को लेकर है और उठाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस है, क्या कानून पर स्टे मिलेगा, कोई अंतरिम राहत मिलेगी? यह भी एक विचार का पहलू, बहस का पहलू हो सकता है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। महेश वर्मा, नेता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, अहमद अयाज, सेक्रेटरी जेएनके एमपीएलबी, मुफ्ती शमून कासमी, राजनीतिक विश्लेषक, अकुर श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, आशीष सिन्हा, लीगल एडिटर हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। मैं सबसे पहले अयाज साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस देश की न्यायिक व्यवस्था में यकीन न करने वाले लोगों की संख्या मुझे बहुत लगती है। जब याचिकाएं डल गई थी और आज कोर्ट ने उन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया है, चाहे वो गैर इस्लामिक सदस्य की एंट्री की बात हो, पुरानी इमारतों के, चाहे वो 300, 400, 500, 600 साल इमारतों के कागजातों की बात हो। अरे भाई, देश का सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रहा है। आपने 80 याचिकाएं, 80 ज्यादा याचिकाएं विरोध में डाली हुई इस देश में। तो इस देश के आईन पर, यानी कि इस देश के कानून पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के न्यायालय पर भरोसा न करके मसल पावर दिखाना क्या साबित करता है? सड़क सड़क पर विरोध प्रदर्शन करके हिंसा करना, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करना, जहां संख्या ज्यादा है वहां उत्पात मचाना, क्या साबित करता है अयाज साहब? मसल पावर और वायलेंस को एक तरफ छोड़ के कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई डायरेक्शन पास नहीं करी है। तो इस चीज को लेकर कोई भी बात कर सकता है, कहीं भी बात कर सकता है, चाहे वो सड़क पर हो, संसद में हो, क्योंकि कोर्ट ने किसी को अभी रोका नहीं किसी चीज से। तो बात तो कर सकते हैं, लेस बाय वायलेंस, लेस बाय गुंडागर्दी, जैसे आप कह रहे हो, मसल पावर, उसको एक तरफ छोड़ के बाकी चीजें तो चल सकती हैं, बात कर सकते हैं। संसद में हो सकती है, सड़क पर हो सकती है, पार्लियामेंट में या कोर्ट में हो सकती है, कहीं भी बात हो सकती है, क्योंकि अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी सिर्फ पिटिशंस है, दरखास्त है, सुनवाइयाँ चल रही है। तो अलबत्ता कोर्ट पर तो यकीन है, इसलिए तो कोर्ट में लोग गए हैं, यकीन तो है कोर्ट में। तो अनलेस कोर्ट पासेस अ डायरेक्शन, आई थिंक पीपल हैव अ राइट टू स्पीक। बात करने का हक है, बोलने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, उसमें तो कोई रोक किसी ने लगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें जो सवाल आप कह रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात है कि जहां कोई अदरवाइज बात है। इट्स ए नॉर्मल इशू। वेल, कोर्ट का डिसीजन हो, वो मानने सर्वोपरि होगा, मानना पड़ेगा, मानना होगा, क्योंकि कोर्ट में चले गए लोग। क्योंकि अब ये भी श्योर नहीं कि कोर्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अपने प्रोसेसेस है। कोर्ट मेरिट्स देखेगा, सबूत देखेगा, बाकी चीज देखेगा। तो जब तक वो नहीं होगा, तो तब तक कोर्ट भी कोई डिसीजन ले लेगा नहीं।
सुप्रीम अब कोर्ट का देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन अब मैं आपको चूंकि बताता हूं इसे सर। आपने कहा कि उन चीजों को एक साइड छोड़ दीजिए, क्यों एक साइड छोड़ दिया जाए? देश है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है लेस बाय दैट, मेरा मतलब है लेस बाय दैट, मेरा मतलब है लेस बाय दैट। हम भी उस चीज को नहीं मानते, जैसे वायलेंस हो, आपके सुप्रीम मसल कोर्ट ने पावर हो, उसको छोड़ ऑब्जर्वेशन ये के। दिया हिंसा को लेकर कि भाई, उन्होंने चिंता जाहिर की कि भाई वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर कोर्ट ने चिंता जताई। इस पर नहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। नहीं, कोर्ट को तो दबाव, क्योंकि मामला कोर्ट पर है तो कोर्ट को थोड़ी दबाव किया जाएगा, कोर्ट थोड़ी दबाव में आ सकता है कि कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई क्या होगा बाहर, वो थोड़ी कोर्ट पर दबाव पड़ेगा। कोर्ट हैज इट्स ओन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, कोर्ट सर्कमस्टांसेस देख लेंगे, कोर्ट सबूत देख लेगा, हालात देख लेगा, मेरिट देख लेगा। सीजेआई कह रहे थोड़ी ये हैं देखा कि एक बात कोर्ट बहुत थोड़ी ये परेशान देखेगा करने कि वाली कोई- है, वो है हिंसा। ये हाँ, मामला नहीं, कोर्ट वो में है, that's हम an इस पर फैसला administrative करेंगे। matter। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। कोर्ट तो अपने हिसाब से देखा। आई थिंक देयर इज नो रिलेशन। नहीं, मेंटालिटी है भाई साहब, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है? क्या मेंटालिटी है ये? नहीं, वो तो ये थोड़ी है कि अब आप ये कहोगे कि आज हो रहा है प्रोटेस्ट, ये थोड़ी है कि आज हो रहा है प्रोटेस्ट। तो मुझे प्रोटेस्ट से कोई एतराज नहीं आया सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। वी आर इन डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र में हैं। प्रोटेस्ट इज आवर राइट, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मैं इंटेंट पे सवाल उठा रहा हूं, इंटेंशन क्या है? आशीष सिन्हा और यस, महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। अब जल्दी से अयाज साहब थोड़ा उसमें बताऊं। देखिए, जहां तक मुसलमानों का प्रोटेस्ट करने का बात है, उनको वायलेंस और मसल पावर से कुछ नहीं मिलना है। दे नो इट कि इट विल बी नॉट इन देयर फेवर। द ओनली थिंग इज कि हो सकता कहीं, अगर आप मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हो, तो हो सकता कहीं कोई पॉलिटिक्स खेली हो या कहीं कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ हो उस मामले को लेकर। अदरवाइज मुसलमानों को वायलेंस के साथ फायदा नहीं है, उनको कोई मसल पावर दिखाने से कोई फायदा नहीं है। दे आर ओनली प्योरली फॉर अ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। वो अगर वो करते हैं तो वो उसी में फायदा है। तो आई एम श्योर दैट मुसलमान का इसमें शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, प्रोसीडिंग जारी है। मेरे साथ आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से, लीगल एड उनके पास चलते हैं। आशीष, कोर्ट के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वो है हिंसा। ये मामला कोर्ट में है, हम इस पर फैसला करेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर विवेक, जिसका आप जिक्र कर रहे थे और अभी मैं पैनलिस्ट को भी सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि हाँ, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंसा की आग भड़की क्यों, और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हिंसा हुई क्यों। ये पूरा जो मामला है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून से जो है वो जुड़ा हुआ है, और प्रदर्शन करने का अधिकार हमारा संविधान हर किसी को देता है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने का अधिकार, आगजनी करने का अधिकार, लोगों को पीटने का अधिकार, लोगों को मारने का अधिकार, लोगों के घरों को जलाने का अधिकार, लोगों के दुकानों को लूटने का अधिकार, यह हमारा संविधान नहीं देता, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आज पूरे मामले की सुनवाई के अंत में सीजेआई ने कहा कि एक बात हमें बहुत परेशान कर रही है, सब अदालत की तरफ देखने लगे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी टकटकी मुख्य न्यायाधीश की तरफ थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो हिंसा हो रही है वो चिंता का विषय है, जिस पर एक सुर में सभी ने कहा। सिब्बल साहब चूंकि जो 73 याचिका करता है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ, ये हुई है और ये गलत है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब खड़े हुए। तुषार मेहता साहब ने कहा कि इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि कहीं इसका दबाव बनाने की तो कोशिश नहीं है। हालांकि अदालत ने इस बात को जरूर कहा कि ये एक चिंता का विषय है और इस पर काम करना चाहिए, यानी इसको रोकने के लिए व्यापक जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की आज पहुंच गई कि जो बंगाल में जो हिंसा की चिंगारी जल रही थी, सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि हिंसा क्यों हुई, हिंसा के पीछे की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने धीरे लफ्जों में बहुत बड़ी बात कह दी कि हम इसको लेकर गंभीर हैं। यानी आप तय मान के चलिए कि अगली सुनवाई में भी इसकी आग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर तल्ख जो टिप्पणियां हैं वो करेगा। एक बात और आज मामले की सुनवाई के दौरान हुई विवेक, कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब ये कमोबेश तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट आज ही आदेश जारी होगा, और दो अहम इशू थे जिन पर आदेश जारी होना था। पहला यह था कि जो वक्फ का
बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज हैं, जिन पर प्राधिकरण का चाहे फैसला हो, यानी ट्रिब्यूनल का फैसला हो या फिर किसी अदालत का फैसला हो, वो फैसला अगर आ गया है तो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से रद्द जो सरकार है वो नहीं करेगी। और दूसरा कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं या नहीं, इन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला ही था। लेकिन इसी बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी करने से पहले हमें भी सुना जाए। दूसरी तरफ रंजीत कुमार थे, जिन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें भी सुना जाए। दिनेश त्रिवेदी जो सीनियर काउंसिल है, उन्होंने भी कहा हमें भी सुना जाए। अदालत ने कहा ठीक है, आधे घंटे हम चाहे तो इस समय को बढ़ा सकते हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि समय को बढ़ाया ना जाए, कल इस मामले की सुनवाई की जाए। सभी पक्ष इससे राजी हो गए। उन्होंने कहा कि कल इस मामले की सुनवाई होगी। कल एक बात तो यह तय है विवेक कि सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी करने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल दो ही इशू हैं कि क्या जो वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टीज है, जिन पर फैसला आ चुका है, क्या वो प्रॉपर्टीज जो होंगी उसको सरकार डी नोटिफाई कर सकती है या नहीं। और दूसरे जो अहम सवाल है कि क्या गैर जो मुस्लिम है वो उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो आंकड़ा बताया गया वो आंकड़ा ये था कि 22 में से केवल 8 जो होंगे वो मुस्लिम है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब का आर्गुमेंट था। लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि 22 में से केवल 2 लोग गैर मुस्लिम होंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कमोबेश तैयार भी दिखा और सुप्रीम कोर्ट सहमत भी हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल बड़ा था कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट या क्या किसी हिंदू बोर्ड में भी आप गैर हिंदू को शामिल करेंगे या नहीं। एक बड़ा सवाल सरकार के सामने है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देना है। इसलिए कल की सुनवाई यानी गुरुवार प्रोसीडिंग चल रही है, कल का इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के लिए। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स जो प्रोसीडिंग आज हुई उसके बारे में बताने के लिए। कपीश जी, विपक्ष भी बहुत खामोशी से इस पूरे प्रदर्शन को देखता रहा, मुसलमानों के प्रदर्शन को। कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता यह कहा जाता रहा कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जब इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है तो न्यायालय पर भरोसा न करके हिंसा और आगजनी का रास्ता अख्तियार किया गया कुछ इलाकों में देश के। कपीश जी। विवेक भाई आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही सर। विवेक भाई, सबसे पहले तो इस देश के लोकतंत्र को कायम रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि तमाम सरकार में शामिल मंत्री और उनकी पिट्ठू मीडिया की टीम इस बात को कह रही थी कि अगर कोई चीज राज्यसभा में और लोकसभा में पारित हो गई जिस पर राष्ट्रपति जी ने मुहर लगा दिया, तो अब उसके अगेंस्ट आखिर आप लोग बोल क्यों रहे हैं, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो पहली जीत विपक्ष के याचिकाओंकर्ताओं की हुई है, जिसमें इस केस को टेकअप किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और प्रथम दृष्टया इस बात को माना गया है कि हाँ, इसमें देखने की गुंजाइश है कि क्या कोई संवैधानिक अधिकारों का उन्मूलन तो नहीं हो रहा है। इसमें आपके सामने मैं ये भारत का संविधान लेकर के बैठा हूं। आर्टिकल 13 सब क्लास 2, महेश भाई चूंकि विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे एक अच्छा डिस्कशन। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अगर राज्य चाहे वो केंद्र हो या आपका प्रदेश हो, विधियां बनाने की शक्ति उसको हासिल है। अगर कोई विधि ऐसी बनाई जाती है जिससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में संवैधानिक पीठ ने इसको स्पष्ट कर दिया कि उस पर निगरानी का पावर यानी कि उसके अवलोकन का पावर माननीय सुप्रीम कोर्ट को है और वो संविधान की अभिरक्षक है। यही नहीं, अगर संविधान के संशोधन में 3/4 से भी आप कर रहे हैं तो भी आप उन मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं जिसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया। तो पहली चीज तो यही होगी। दूसरी चीज, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 आपके सामने मैं रख देता हूं, क्योंकि महेश भाई कानून के थोड़े जानकार हैं इसलिए मजा आएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 26 कहता है।
और इसके जिस्ट में जो टिप्पणी है, नोट में लिखा है कि कोई संगठन धार्मिक है या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। जो सरकार पहले ही कर रही थी संसद में खड़े होकर, ये रिलीजियस, ये धार्मिक मामला नहीं है, ये इंस्टीट्यूटरी मामला है। अरे वक्त तो सीधी सीधी धार्मिक मामला है, क्योंकि वो अल्लाह के निमित्त धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए किया जाता है। उसका गवर्नेंस जो है वो पब्लिकली भी हो सकता है और जो क्या है परिवार के अंदर भी हो सकता है, और उसको रेगुलेट करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया, और उसमें विवाद अगर उत्पन्न ठीक है, होता है जल्दी तो से उसके पूरा लिए कीजिएगा। अधिकरण बनाए हुए हैं। आप वक्फ कानून पर आ गए, मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है कपीश भाई से, आप पूरा कर लीजिए मैं प्लीज। वक्फ कानून पे नहीं आया हूँ, मैं वक्फ कानून पे नहीं आया हूँ। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपके मार्फत देश को एक अच्छी डिबेट मिल जाए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो लोकसभा के अंदर अमित शाह जी या हमारे प्रधानमंत्री जी या अन्य लोग कह रहे थे, उनकी दलीलें गलत है, और ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जिस पर आज अंतरिम रोक लगनी थी, सिर्फ इसलिए नहीं लगी क्योंकि एक्ट द आठम पाठम का सिद्धांत लागू होता है कि दूसरे पक्ष की भी सुन। 7C रूल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी अधिकार दिया है कि ठीक है, अंतरिम आदेश पारित करने से पहले हम आपको भी सुनेंगे। तो अंतरिम आदेश पारित होगा कल, और आप देखिएगा देश की जनता से कपीश श्रीवास्तव ही नहीं, समाजवादी पार्टी और विपक्षी सभी दलों ने बार बार अपील की है कि प्रोटेस्ट का अधिकार बिल्कुल आपको संवैधानिक है। आप इसके अगेंस्ट बैठ करके बाकायदा शांतिप्रिय धरना दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें वायलेंस होता है तो यह ठीक नहीं है। इसको कोई भी मजम्मत ही की जा सकती है, कोई बढ़ा नहीं सकती। 3 लोगों की जान चली गई, 500 से ज्यादा परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए। अरे भाई, आप ये देखिए ना कि एक शांतिप्रिय प्रोटेस्ट में 700 किसानों की जान चली गई थी सरकार की हठधर्मिता की वजह से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, उसमें तमाम चीजें आई भी थी। सरकार उसको वापस लेने की जब कानून आई तो सब जाके शांत हुआ, और 700 किसानों की शहादत इस घमंडी सरकार की वजह से हुआ, जिसे कि नॉलेज भी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, जो झूठ बोलती है न्यायालय में खड़े होकर के। अमित शाह कहते हैं कि अधिकरण के विरुद्ध अपील का पावर ही नहीं था पहले वक्फ कानून में, जबकि तमाम लंबित है अपीलें। मैं कपीश जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या क्या नहीं कहा गया? आंख निकाल लेंगे, मैं सिर्फ आपको हाथ पांव तोड़ देंगे, वो दी हैं, देखिए कोई छू नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जुबान आप बोल रहे हैं। अबू आजमी, मैं किसकी जुबान बोल रहा हूं? मतलब इसका कहने का क्या मतलब है? अबू आजमी ने क्या कहा? निकाल देंगे, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। अबू आजमी तो दंगाई को और क्या करेंगे? जबान बोल रहे हैं भाई। मुसलमानों को कोई कह रहा है भाई, दंगाइयों की बात हो रही है ना, आपको दंगाइयों से हमदर्दी है तो बता दीजिए आप खुलकर। अरे दंगाइयों से हमदर्दी है तो खुलकर बोलिए आप, आपको दंगाइयों से हमदर्दी है। गर्मी शांत कर देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो दंगाइयों के खिलाफ बोला गया ना कपीश श्रीवास्तव जी, ये बात दंगाइयों के खिलाफ बोली गई या मुसलमानों के खिलाफ बोली गई? आपको दंगाइयों से हमदर्दी है? बार बार कह रहा हूं कि हिंसा को कोई भी सलाह नहीं सकता है, लेकिन ये जुबान कौन सी है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बोलते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। तो अबू आजमी ने क्या कहा? इरादे खंजर के नेक नहीं हो सकते? नहीं मानते। अबू आजमी ने क्या कहा? इरादे खंजर के नेक नहीं हो सकते? अबू आजमी ने क्या कहा? इरादे खंजर के नेक नहीं हो सकते? उस पर भी तो टिप्पणी कर दीजिए आप। मीडिया तो मैंने कहा कि चरण चुम्बन की जो मीडिया है भाई, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो, रात तो हम रात कहेंगे। इस पर तो बताइए कपीश भाई, कानून बन गया। कपीश भाई ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सबसे पहला वक्तव्य ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, तो फिर इस देश में भड़काने वाले लोगों के खिलाफ आप लोग कब खड़े होंगे? हम लोग के लिए नहीं कहा, सरकार के लिए कहा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए था ना, कानून के लिए था ना, सुप्रीम कोर्ट में बात सुनी गई ना। आप बताओ। महेश वर्मा जी से जा रहा हूं। आगरा में बकायदा बुलडोजर लेकर के करनी सेना के द्वारा आप मुझे वक्फ कानून पर जवाब दीजिए पहले, आगरा बाद में जाएंगे, पहले वक्फ कानून पर आइए। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, याचिकाएं डली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 अप्रैल को सुनवाई करेंगे, फिर क्यों आग लगी इस देश में? किसने हिंसा की सियासत की? अकुश श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं, लेकिन महेश जी से इसका एक रिएक्शन चाहूंगा। महेश जी,
सवाल पूछो तो मीडिया ये पता नहीं क्या क्या आप बताओ, और लातों की भूत बातों से नहीं मानते। दंगाइयों के लिए दिया गया कोटेशन था, मुझे बताओ, दंगाइयों के लिए कोट किया गया बयान था सीएम योगी का। आपको हमदर्दी है तो खुलकर कह दीजिए। मणिपुर में क्या हो रहा है? महेश वर्मा जी फिर आ गए मणिपुर पे। मणिपुर आप में मणिपुर पे मत आइए, पहले वक्फ कानून पे रहिए अभी। महेश वर्मा जी, चुंबन मीडिया जो चाहेगा वही दिखाएगा क्या? चरण चुंबन मीडिया जो चाहेगा वो मणिपुर पे सबसे ज्यादा डिबेट हमने की है, उठाकर देख लीजिएगा। अरे क्या चरण किया? चुंबक आप लोग होंगे, मीडिया नहीं है। आपके मीडिया महेश वर्मा जी, से क्या हो गया? महेश वर्मा जी, आप महेश बताओ वर्मा जी। ना, बलात्कार रुक गए कि हिंसा रुक गई कि मौतें रुक गई? देखिए, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि कल कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लंबा ने कहा कि क्या हो गया अगर 2-4-5 लोग मर गए तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। आज सपा के प्रवक्ता हमारे कपीस भाई जो है उन दंगाइयों की तुलना कहीं किसान आंदोलन से कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कारण क्या है, और ये तुष्टीकरण की जो सोच है और ये तुष्टीकरण के तहत विरोध किस चीज का हो रहा है। समझने की बात यह है कि 100 से ज्यादा याचिकाएं जो है किस बात के लिए डाली गई है। आज अगर ये कोई, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था कपीस जी आपके, बिल्कुल मैं पिन ड्रॉप साइलेंस आपको सुनता रहा। महेश जी खुशी से स्क्रीन पे प्लीज। कपिल जी थोड़ा वेट कीजिए, एक करके प्लीज। आप हमारी भी बात कपिल जी एक करके और फिर जवाब दें। हम दोनों जो है आपस में तू मैं करने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी बात रखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने एक बात कही कि एक्ट की मूल भावना, मुसलमान एक्ट बिल जो है 1923 को यथावत जो है 1954 में नेहरू जी ने जो रखा, उसकी मूल भावना क्या थी? महेश जी, जो निटी ग्रिटीज है उस पर तो बात हुई, कई बार हुई। मेरा सवाल यह है महेश जी, मेरा सवाल यह है कि जब ड्यू लॉ प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है फिर हिंसा और आगजनी की बात क्यों की जा रही है? फिर जबान खींच लेंगे, आंख निकाल देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे, कोई छू नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। इस तरह की भाषण, इस तरह की भाषा सरेआम इस देश में क्यों? सर मैं वही कह रहा हूं, कभी जो है सर कलम किया जाता है निर्दोष आदमी का, किसी भी बात पर, किसी भी चीज को, टीवी पर कोई आदमी कुछ बोल दे उसके लिए सर कलम कर दिया जाता है। कभी पाकिस्तान के नाम पर इस देश में जो है आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती है। याद करिए नदवा को, अखिलेश जी के ही सरकार थी और छापा मारा गया और वहां असला अवैध पकड़ा गया। ये जो है इस तरह की कारगुजारी, जब इस तरह की चीजों का अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे सोच जो है ये नहीं होता है कि उनके लिए देश बड़ा है, उनके लिए ये होता है कि हम कैसे बड़े हैं, हम कैसे कुचल दें। तो सवाल यह है कि आज वक्फ के आड़ में आप वक्फ की अगर आप बात करते हैं तो वक्फ तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया था जहां पे 1000 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में बेच दी जाती थी और उसका केस दर्ज है। इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे 200 करोड़ पे आप उत्तर प्रदेश में 71 करोड़ की जमीन माफिया अतीक और उसके परिवार वालों के पास थी। सर मैं ये कह रहा हूं कि करोड़ कांग्रेस के बड़े एक, जिसके ऊपर आज कोर्ट में बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं, दीन और इस्लाम की बात कही जा रही है, 128 मुसलमानों की भलाई की बात कही जा रही है। महेश जी सर 128 ऐसे पॉलिटिशियन है इस देश में जिनके पास जो है वक्फ की जो है अरबों खरबों की जमीन पे वो काबिज है। इवन कि एक तो आज भी जो है 5 स्टार होटल 200 एकड़ पे चल रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर 1000 करोड़ की जगह एक कानून बनाया गया इसलिए इस देश में नहीं 1923 से कानून लाया गया, उससे पहले ये इस्लामिक व्यवस्था में चला जा रहा था। आप बीच में बोले जा रहे हो यार, ये क्या मतलब बनता है? कपिल जी आप सभ्य व्यक्ति हो, कपिल जी एक सेकंड रुक जाइए।